आप सभी को नमस्कार। द साइकोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की 8th क्लास आरंभ करेंगे, जिसमें एसटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस आदि एग्जामिनेशन से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए क्लास आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है? अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना, स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना, शिक्षार्थी का भाषण कौशल, समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करना। तो निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा जिस क्षमता का आकलन संभव नहीं है वो है हमारा शिक्षार्थी का भाषण कौशल। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षार्थी का भाषण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना, बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहनों का सूत्रपात करना, विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना, ये सभी। तो अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु हमें जो कदम उठाने चाहिए वो हमारे ये सभी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कक्षा कक्ष में दृश्य श्रवण सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये सामग्री शिक्षार्थियों की रुचियों को उत्तेजित करती हैं। इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ये सामग्रियां मंदबुद्धि शिक्षार्थियों में अधिगम को सुलभ बनाती हैं। इन सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। तो कक्षा कक्ष में दृश्य श्रवण सामग्री के संदर्भ में जो कथन सत्य नहीं है वो है हमारा, इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है। वह बालक है विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, सामान्य बालक। तो हमारी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, तो वह बालक है पिछड़ा बालक। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिछड़ा बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। निम्न में से यह मत किसका है? पियाजे, क्रो और क्रो, स्किनर, पावलव। तो बालक में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, ये जिनका मत है वो हमारे क्रो और क्रो। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रो और क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, पावलव द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा। तो अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया वो थे हमारे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंध का उपयोग किया? स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की, पावलव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत को विकसित करने का प्रमुख श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर को है। स्किनर का यह मानना था कि जीव परिस्थितियों अथवा वातावरण का गुलाम नहीं होता, वह अपनी पहल से वातावरण के साथ अनुकूलन करने का प्रयास करता है।
फलस्वरूप वह क्रियाशील रहता है तथा कुछ न कुछ क्रियाएं अनुक्रियाएं करता रहता है। बिल्ली, कुत्ता, वन मानुष, पक्षी, मानव, मानव शिशु यानी कि बच्चे सभी कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते रहते हैं जो वातावरण को प्रभावित करते रहते हैं, जिसके लिए किसी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती। यदि वातावरणीय क्रिया प्राणी के लिए सुखदायी होती है तो वह उसे पुनः दोहराता है। यदि सुखदायी नहीं होती तो वह व्यवहार को दोहराता ही नहीं है। उदाहरण के लिए आपके घर कोई, जैसे कि हमारे घर कोई मेहमान आता है तो बच्चे उसे नमस्कार करते हैं, तो मेहमान उस बच्चे को प्यार करता है, शाबाशी देते हैं, दुलारते हैं, पुचकारते हैं, तो यह बच्चे के लिए अच्छा होता है, सुखदायी होता है। तो इसके फलस्वरूप भविष्य में आने पर भी जो मेहमान होते हैं वह वही व्यवहार करते हैं, तो बच्चा उसको देखते ही नमस्कार करता है। तो ये होता हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंध। तो अधिगम के अध्ययन हेतु जिसने क्रिया प्रसूत अनुबंध का उपयोग किया वो थे हमारे स्किनर। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, बच्चे को पुरस्कृत करेंगे, बच्चे को दंडित करेंगे, बच्चे को दोबारा ऐसा न करने को कहेंगे। तो कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तो आप बच्चे को पुरस्कृत करेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे को पुरस्कृत करेंगे, मतलब कि उसे पुरस्कार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप एवं दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुभव जन्य अधिगमी सिद्धांत। तो जो सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप व दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है वो होता हमारा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ, जरसील्ड, ड्रेवर, स्किनर। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन जिसका है वो है हमारे वुडवर्थ। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चे के सामाजिकरण में सहायक है, बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक है, यह सबसे आसान शिक्षण है, इनमें से कोई नहीं। तो एक शिक्षक होने के नाते हम सामाजिक शिक्षण को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। तो हम अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए हम ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? डोलार्ड और मिलर, बंदूरा और वाल्टर्स, पियाजे और मिलर, इनमें से कोई नहीं। तो पुनर्बलन सिद्धांत, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। पुनर्बलन सिद्धांत के जन्मदाता डोलार्ड और मिलर हैं। यह सिद्धांत कहता है कि जैसे जैसे विकास यानी कि डेवलपमेंट होता है तो
बच्चा, जो व्यक्ति जो भी होता है वो अधिगम करता है यानी कि सीखता है। इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्भरण के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि कोई भी बालक है उसकी कुछ अर्जित आवश्यकता होती है। अर्जित आवश्यकताओं में भोजन, पानी, ताप, वायु, ऑक्सीकरण, ये सभी चीजें आती हैं। लेकिन जब वो जन्म लेता है तो उसकी अर्जित आवश्यकता भोजन के रूप में सिर्फ दूध पीना होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है भोजन के रूप में दाल, चावल, रोटी, सब्जी वो सब खाना शुरू कर देगा। उसको और अधिक जटिल व्यवहार को सीखना पड़ेगा। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब वो इन जटिल व्यवहार को सीख लेगा तो उसे पुनर्बलन यानी कि पुरस्कार प्राप्त होगा। तो डोनाल्ड और मिलर के अनुसार अधिगम के 4 अवयव हैं। अंतर्नोद यानी कि अभिप्रेरणा, संकेत यानी कि उद्दीपक, और प्रत्युत्तर यानी कि उसका खुद का व्यवहार, और पुनर्बलन यानी कि पुरस्कार। तो मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत जिसने प्रतिपादित किया वो है हमारे डोनाल्ड और मिलर। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डोनाल्ड और मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि शब्द को परिभाषित किया? कैटिल, बिने, स्पीयरमैन, स्टर्न। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा बुद्धिलब्धि कि हमारी बुद्धिलब्धि होती क्या है। बुद्धिलब्धि मतलब इंटेलिजेंट कॉन्सेंट, मतलब कि हमारी आईक्यू। तो विलियम स्टर्न पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1912 में बुद्धिलब्धि का सिद्धांत यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू दिया था। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस कॉन्सेंट। तो बुद्धि का आयु पैमाने पर मापन कोई निरपेक्ष माप न होकर सापेक्ष माप है। मानसिक आयु की सहायता यानी कि मेंटल एज से बुद्धि के संबंध में कोई निर्णय लेने के लिए उसकी वास्तविक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज की भी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही इस आधार पर बुद्धि का मापन सामान्य व्यक्ति के लिए की समझ से बाहर होता है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए सन 1912 में स्टर्न महोदय ने बुद्धिलब्धि का प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू दिया था। और तो ये थी हमारी बुद्धिलब्धि। तो जिसने सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि शब्द को परिभाषित किया था वो थे हमारे स्टर्न। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास किस रूप से प्रभावित नहीं करता? खेल बालकों में निकट विकास क्षेत्र जेपीडी का निर्माण कर उसका समाजीकरण करता है। खेल कार्य और वस्तुओं को विचार से अलग करता है। खेल कार्य और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है। खेल बालकों में आत्मनियंत्रण का विकास करता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास जिस रूप से प्रभावित नहीं करता वो है हमारा खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है? किशोरावस्था को, बाल्यावस्था के बाद के चरण को, पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है वो हमारा पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, केवल सामान्य शिक्षार्थियों को, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, केवल सृजनात्मक शिक्षार्थियों को? तो समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है वो है हमारे सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को।
तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़ने की यह क्षमता कहलाती है डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, एफेजिया, डिस्ग्राफिया। तो पढ़ने की अक्षमता कहलाती है डिस्लेक्सिया। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो पियाजे के अनुसार जिस अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है वो है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 7 से 11 वर्ष की एज। नेक्स्ट, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो है हमारा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है? छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में जो आवश्यक उपाय है वो है हमारा छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा औसत से कम, औसतन, औसत से अधिक, कम कह नहीं सकते। तो हमारी कक्षा एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा औसत से अधिक। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, औसत से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, मिट्टी के खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, 10 तक के पहाड़ों को मुंह जबानी याद कर लेना, माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। तो पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए जो क्रिया एक क्रियात्मक क्रिया का स्वरूप है वो है हमारी मिट्टी के एक खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिट्टी के एक खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर। तो जिसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है वो है हमारे लेव वाइगोत्स्की। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, ये सभी।
तो हम अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो हम इनमें से जो कदम उठाएंगे वो हमारे ये सभी, यानी कि बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।